वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रांशी। और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि आपने 3 मंथ्स में केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट किया, आपने बता दिया। आपने 3 मंथ्स में फिजिक्स कैसे कंप्लीट किया, आपने बता दिया। अब आप ये बताइए कि आपने 3 मंथ्स में बायो कैसे कंप्लीट किया था कि आपका स्कोर 645 आया था। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगी कि मैंने 3 मंथ्स में अपनी बायो कैसे कंप्लीट की थी और मैंने किन किन टीचर्स को फॉलो किया था, क्या क्या चीज़ें की थी, कैसे रिविज़न किया था ताकि मेरा ओवरऑल स्कोर 645 आया था। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि टाइम था कम, 3 मंथ्स थे मेरे पास, तो मैं इतना तो पॉसिबल नहीं था कि मैं यकीन नीट 2.0 से पढ़ रही थी। तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का तो प्रॉपर ओवरऑल लेक्चर कंप्लीट किया है। एक एक लेक्चर मैंने फिजिक्स का केमिस्ट्री का कंप्लीट किया था। लेकिन बायो में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि 3 मंथ्स में मैं बायो का एक एक लेक्चर कंप्लीट कर पाती 2-2 घंटे का, और एक चैप्टर को 6 दिन में कंप्लीट कर पाती। ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो मैंने यकीन नीट 2.0 से जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने कोई भी लेक्चर कंप्लीट नहीं किया था, किसी भी टीचर को फॉलो करके बैच से मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने वाईटी यूट्यूब से पढ़ा था और वन शॉट से। मैंने जितने भी बायो के चैप्टर्स या कह सकते हो मैंने प्रॉपर अपनी बायो पूरी यूट्यूब से ही कंप्लीट की है। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने यूट्यूब से कंप्लीट जब मैं कर रही हूँ तो मैंने कोई भी चैप्टर छोड़ा है। मैंने सबका पहले वन शॉट देखा है, उसके बाद में अपने आप से एनसीईआरटी रीड किया और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। तो मैंने जिनसे पढ़ाई की थी वो थे विपिन सर और आकांक्षा मैम। मैंने यही दोनों टीचर्स को फॉलो किया यूट्यूब पे और इन्हीं के वन शॉट से चीज़ें कंप्लीट की हैं। आप गरिमा मैम से भी पढ़ सकते हो, तरुण सर से भी पढ़ सकते हो, ऋषभ सर से भी पढ़ सकते हो, एमडी सर से भी पढ़ सकते हो। सारे टीचर्स बेस्ट, सारा का सारा वन शॉट से। ऐसा नहीं था कि मैंने प्रॉपर लेक्चर देखा है, चाहे वो जेनेटिक्स हो चाहे वो बायोटेक हो, किसी का भी नहीं। मैंने सबका वन शॉट से ही कंप्लीट किया है प्रॉपर लेक्चर्स। और जब मैं लेक्चर करने बैठती थी तो ऐसा भी नहीं था कि जैसे मैंने वन शॉट से, मान लो मैंने विपिन सर से कंप्लीट किया है कोई चैप्टर, तो मैं ये नहीं था कि मैं वन शॉट से देखने के बाद नोट्स बना रही हूँ। मैंने किसी भी चैप्टर का बायो में कोई भी नोट्स नहीं बनाया था, किसी का भी नहीं। जेनेटिक्स बायोटेक किसी का भी नहीं। जो सबसे डिफिकल्ट यूनिट होती है वो जेनेटिक्स और बायोटेक होती है, मैंने उनका भी नोट्स नहीं बनाया था। जो भी मुझे लगता था कि सर बता रहे हैं एडिशनल पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं अपनी एनसीईआरटी में पेंसिल से लिख लेती थी, स्टिकॉन्स में लिख लेती थी और अपने पेजेस में, जैसे कि मैं एक पेन नोटबुक लेके बैठते हैं, वही पढ़ रहे हैं तो आपने एक पेपर में लिख लिया जो आपको एडिशनल लगा आपने एनसीईआरटी में, उसके बाद में पेस्ट कर लेती थी। वो स्टिकॉन्स, पेपर, पेंसिल, सारा चीज़ें मुझे एनसीईआरटी में ही करना था, क्योंकि मेरा था कि नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतने इतने मोटे मोटे नोट्स बना रहे हो, पेन से लिख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको अल्टीमेटली एट लास्ट आके एनसीईआरटी पढ़नी है तो फिर क्यों ही अपने नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करना है बायो के। तो अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो। जब एनसीईआरटी हमारी भगवान है, वही 360 नंबर लेके आएगी, तो फिर क्यों ही नोट्स बनाना है, अपना टाइम वेस्ट करना है। तो मैं तो ये कभी सजेस्ट नहीं करती थी कि बायो के नोट्स बनाने चाहिए। मैंने कभी बायो के नोट्स नहीं बनाए। जैसे कि मैंने विपिन सर से पढ़ा है, तो विपिन सर से मैं ओजोन क्लासेस है, उनका चैनल है ओजोन क्लासेस, मैंने उससे पढ़ा है, तो उससे भी मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, अपना लेक्चर कंप्लीट किया। जैसे कि मैंने इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने लेक्चर पहले देखा है। अब लेक्चर में मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं अपनी एनसीईआरटी लेके बैठी हूँ, मैं अपनी एनसीईआरटी में ही साइड में लिख लूँगी। जितना भी मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा है वो मैंने लिख लिया है। मुझे पढ़ना एनसीईआरटी को ही है कि एनसीईआरटी की लाइन ही पढ़नी है। एक्स्ट्रा तो बस इसीलिए लिख लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको एकदम स्मूथ लगे, मक्खन के जैसा लगे कि आपको सब समझ में आ रहा है, इसीलिए पढ़ा जाता है। बाकी जैसे मैंने लिख लिया अपना स्टिकॉन्स में, पेजेस में लिख लिया, लास्ट में पढ़ना मुझे अल्टीमेटली एनसीईआरटी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, डीपीपी सॉल्व करना है। जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है, आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया है, अपनी एनसीईआरटी को खुद से हाईलाइट कर लिया कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टीचर ने ऐसा बताया था कि अच्छा इस क्वेश्चन से या इस लाइन से ये वाला क्वेश्चन फ्रेम हुआ था ऐसे ऐसे, और अब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है। आपने उसको जब कंसंट्रेशन से सुना होगा तो आपको ये समझ में आता है, आप उसको तभी मार्क कर लीजिए कि अच्छा सर ने ये बताया। जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता था मेरा, तो उसके बाद मैं क्या करती थी, अपनी एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से रीड करती थी। जब मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई उसके बाद मैं डीपीपीस करती थी। अब डीपीपीस में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, जो आपने गलत किए थे, तो उसी लाइन में, जैसे कि कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है, मैंने गड़बड़ किया है, तो मैं उसी लाइन के आगे लिख लेती थी WQ, मैंने रॉन्ग क्वेश्चन किया है इस लाइन से, ताकि मैं दोबारा जब एनसीईआरटी पढ़ूँ तो मुझे दिखाई दे कि हाँ मैंने इस लाइन से ये क्वेश्चन गलत किया था, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, मुझे इस पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे पीवाईक्यूज़ है, पीवाईक्यूज़ में मैं क्या करती थी, पीवाईक्यूज़ तो मैं पीवाईक्यूज़ बुक से ही कर रही होती थी। मैंने पीवाईक्यूज़ जो किए हैं वो 2019 से किए हैं, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के और 23 के, बहुत सारे हैं। आप 13 से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 2019 से सारे पीवाईक्यूज़ कंप्लीट किए हैं। अब पीवाईक्यूज़ कंप्लीट करती थी तो जैसे कि कुछ पीवाईक्यूज़ होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, जो आपसे एकदम ईजिली बन जाएंगे, आप उनको आराम से बनाइए, छोड़ दीजिए। लेकिन फिर आप जैसे कि कुछ पीवाईक्यूज़ होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, आपको समझ में ही नहीं आते, आपको उनका कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, उस पर आप स्टार मार्क करिए अच्छे से, 3 स्टार। जब आपको दोबारा रिवीजन करना है तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको वही वाले पीवाईक्यू सबसे पहले कंप्लीट करने हैं और कुछ भी कंप्लीट नहीं करना है। जैसे कि हम कोई चीज़ रिवीजन करने भी बैठ रहे होते हैं, तो रिवीजन का भी यही तरीका होता है कि पहले अपने पीवाईक्यूज करो बायो के, आपको याद आता है कि अच्छा आपने ये ऐसे ऐसे पढ़ रखा है। आप जब रिवीजन करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि अच्छा आपका ये टॉपिक वीक है, आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब रिवीजन करने बैठती थी तो मैंने एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स 2 पार्ट हो गए। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया पहले नॉन कॉर्डेट्स का, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि मेरी 95% 90% एक्यूरेसी है, तो मुझे इतना समझ में आया कि मेरा नॉन कॉर्डेट पार्ट स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात आती है कॉर्डेट पार्ट मैंने किया तो मेरे को लगा कि 70-80% ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व ठीक से हुआ है, बाकी गड़बड़ हुआ है, तो मतलब मुझे दिख रहा है कि मेरा कॉर्डेट पार्ट वीक है।
तो मैं सबसे पहले एनसीईआरटी जब रिवीजन करने बैठूंगी तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कोडेड पार्ट अपना कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं नॉन कोडेड्स पढ़ूंगी, क्योंकि वो मेरे को दिख रहा है कि मेरा टॉपिक स्ट्रॉग है, तो मैं उसमें कम टाइम दूंगी। जब मैं एनर्जेटिकली कोई भी चीज़ पढ़ने बैठ रही हूँ तो मैं उस चीज़ को पढ़ने बैठूंगी जिसको दिख रहा है मुझे वो वीक है। कोई भी चैप्टर हो, चाहे बायोमोलिक्यूल्स हो, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि अच्छा आपका ये वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग था, ये वाला टॉपिक वीक था। तो जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपके वीक वाले टॉपिक से पढ़ने बैठो, ताकि वो जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो तो वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग बन जाए। ठीक है, आप स्टार मार्क करिए अपने सारे क्वेश्चंस में, 2 स्टार 3 स्टार 1 स्टार। जैसे कि मैं जो करती थी वो मेरा सेम था हर चीज़ में, कि 3 स्टार क्वेश्चंस जो मुझे बन गए हैं उनको समझ में आया है क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ वो 3 स्टार उसको भी करती थी जो मुझे क्वेश्चन क्लास में होता था कि अच्छा मैंने सिली मिस्टेक किया, वो 3 स्टार होता था मेरा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको याद रखूँ। 2 स्टार क्वेश्चंस वो मेरे फेवरेट होते थे, क्योंकि वो क्वेश्चंस वो होते थे जो क्वेश्चंस में एकदम कॉन्सेप्ट होता है, जिनको क्वेश्चंस को करने के बाद आपका दिमाग एकदम हैप्पी हो जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन था, इस लाइन से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, उसको आप 2 स्टार मार्क करो। और वो मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते थे 2 स्टार। और 1 स्टार में उन क्वेश्चन को मार्क करती थी जो मुझे समझ में नहीं आया, या जिसका मैं कॉन्सेप्ट भी भूल चुकी हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, क्या चीज़ है, उसको मैं 1 स्टार मार्क करती थी। उसके बाद में जैसे कि मैंने विपिन सर से और अपनी आकांक्षा मैम से, गरिमा मैम से और तरुण सर से, इन सारी टीचर से मैंने पढ़ाई की थी। अब कुछ बच्चे और भी होते हैं कि दीदी क्या हम एमडी सर से पढ़ सकते हैं, ऋषभ सर से पढ़ सकते हो, आप सबसे पढ़ सकते हो, सारे टीचर्स बेस्ट हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका जो कंटेंट है वो कितना याद रखते हो, कितनी सारी चीज़ें आप रिवाइज करते हो, कितनी चीज़ें मेमोराइज करते हो। जैसे कि गरिमा मैम की एनसीईआरटी हाईलाइट्स थी, जो लोग और भी चीज़ें हैं जैसे कि वन शॉट उनको पता है, उनको सारी चीज़ें पता है, वो एनसीईआरटी हाईलाइट्स भी कर सकते हैं। क्योंकि हम जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो बहुत बोरिंग लगती है। आप स्टार्टिंग में पढ़ने बैठ गए, आपने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आप तुरंत ही पढ़ने बैठ जाओगे अगर एनसीईआरटी को, तो क्या ही कर लोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एनसीईआरटी रीड कर लोगे या फिर लर्न कर लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप खुद से पढ़ने बैठ जाओगे एनसीईआरटी को। लेकिन अगर आप वन शॉट से कंप्लीट करने की बात करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया वन शॉट का, अब मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा तो मुझे समझ भी आएगी। तो इसीलिए मेरा टारगेट भी यही होता था कि वन शॉट अपना कंप्लीट कर लिया, आपने वन शॉट से अपना लेक्चर, उसके बाद आपने एनसीईआरटी एक बार रीड कर ली, डीपीपीस कर ली, पीवाईक्यूज कर लिए, मॉक्स कर लिए, मोर देन सफिशिएंट थिंग्स आपने कर ली हैं, जितनी आपको रिक्वायर्ड है आपकी उतनी हो चुकी हैं। जैसे कि मेरा टारगेट भी होता था, जैसे कि मैंने अपना लेक्चर किया उसी दिन, सेम डे, एक दिन में मेरा 1 चैप्टर करने का टारगेट होता था, तो लेक्चर कंप्लीट किया फिर मैंने, उसके बाद एनसीईआरटी रीड कर ली, डीपीपीस कर ली, उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज कर लिए। अब मॉक टेस्ट की बारी मेरी नेक्स्ट डे आती थी, मेरे को थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में मेरे को याद रहे, मेरे को चीज़ें रिवाइज रहे, इसीलिए मैं मॉक टेस्ट एक दिन बाद देना प्रेफर करती थी। क्योंकि कोई लेक्चर होता है 4 घंटे का हो गया मैक्सिमम, अब आपने उस लेक्चर को 2x पे देख रहे हो तो 2 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, और मैं बायो के लेक्चर्स 2x पे कंप्लीट करती थी। फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने लेक्चर्स किए वो 1.75 पे किए हैं, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के मैंने 2x पे किए हैं, बट मुझे जो लगता था वो मैं 1.75 पे और 2x पे कंप्लीट करती थी, जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट करती थी। अब बायो का मैंने 2x पे लेक्चर कंप्लीट किया, तो मेरा क्या है, मैक्सिमम 4 घंटे का लेक्चर है तो 2-2.5 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में नहीं होगा तो 2.5 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद आपके पास टाइम है, डीपीपीस करो, पीवाईक्यूज करो, और आज के लिए सफिशिएंट हो गया आपका 1 चैप्टर कंप्लीट। क्योंकि हमारे पास अब 3 महीने बचे हैं, तो यार इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हो, आपके पास सिर्फ उतना ही टाइम है कि आप वन शॉट से देख सकते हो। और वन शॉट से देखने के बाद भी 360 आउट ऑफ 360 आता है यार, ऐसा तो है ही नहीं कि वन शॉट से आपने कंप्लीट किया आपका 360 नहीं आएगा। मेरा भी टारगेट यही था कि जब मैं वन शॉट से पढ़ रही थी कि मुझे 360 आउट ऑफ 360 लाना है, चाहे मुझे वन शॉट से उसको कितनी भी बारी एनसीईआरटी को रिवाइज करना पड़े, जो भी चीज़ें करनी पड़े, बट मुझे 360 चाहिए। बट नीट के एग्जाम वाले दिन कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं तो 340 प्लस मेरा स्कोर आया था, वो 4-5 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई थी। बाकी आपका टारगेट, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी जब आपकी गुरु मानता है, एनसीईआरटी को पढ़ो भाई। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अपने नोट्स को पढ़ते रहते हैं, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, जबकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ही आपको मार्क्स दिलवाएगी और कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिलवाएगा। अब कुछ लोग होते हैं जो बोलेंगे कि दीदी हम प्रचंड सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आप प्रचंड सीरीज से भी पढ़ सकते हो, किसी भी वन शॉट से पढ़ सकते हो, बट वन शॉट के बाद ये होता है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, आप, मेरे को लगता है कि बायो में जितना मैं करती थी वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था, उससे ज़्यादा आपको किसी भी बुक को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई चाहता है, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो चाहता है रिवीजन करना, तो एनसीईआरटी पंच भी कर सकता है। और भी 1-2 बुक्स हैं, जैसे डॉक्टर अली की बुक है, बट आप एनसीईआरटी पंच कर लो बहुत है। बट मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं की है। अपना एनसीईआरटी पढ़ो, वन शॉट कर लिया, डीपीपीस कर लिए, मॉक्स दे लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, सफिशिएंट है। बायो में 360 स्कोर आराम से आएगा। यार लास्ट टाइम पे अपने रिसोर्सेज को तुम बढ़ा के क्या ही करोगे ना, 3 महीने में अपने रिसोर्सेज जितने मिनिमम हो, मुझे तो यही चीज़ समझ में आती थी कि मैं लास्ट के 3 मंथ्स में अपने रिसोर्सेज को जितना मिनिमम रखूँगी, मुझे उतना ही मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। और ये टीचर्स भी बोलते हैं, देखो मॉड्यूल्स कर रहे हो आप, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आप लास्ट में जब रिवीजन नहीं कर पाओगे, लास्ट में लर्न नहीं रख पाओगे, याद नहीं रख पाओगे चीज़ें, तो सारी चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। बेटर है जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन आना है, तो आप उसी पे फोकस करें। ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ड, जैसे कि मैं जिस टेस्ट को फॉलो करती थी टेस्ट सीरीज़ को, वो न्यूलाइट टेस्ट सीरीज़ थी, उसके बायो के क्वेश्चन ऑसम होते हैं, ऑसम। पता है न्यूलाइट इंस्टीट्यूट जो है उसकी टेस्ट सीरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन एसपी सिंह सर यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं बायो, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन पूछना, वो चीज़ें रिवाइज करना बहुत अच्छा है।
बहुत। अगर आपको एनसीईआरटी कभी लगे कि आपको बहुत पूरी एनसीईआरटी आती है, तो सर के क्वेश्चंस के लेक्चर्स भी पढ़े हैं जिसमें सर ने बस बैठ के क्वेश्चंस पूछें कि अच्छा एनिमल किंगडम का ये क्वेश्चन हो गया, प्लांट किंगडम का ये क्वेश्चन हो गया, पूरे बायो के क्वेश्चंस पूछें। अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप उनसे भी कर सकते हो। एसपी सिंह सर सच में बायो बहुत अच्छे से पूछते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं, और न्यू लाइट टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन बायो के अमेजिंग होते हैं। और एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा फोकस आपको टेबल्स पे, डायग्राम्स की लेबलिंग पे, सारी चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। जितनी भी डेट्स हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इवन जिनके साथ मैं पढ़ रही होती थी, वो अपने बायो के नोट्स रिवाइज करे जा रहे हैं, नोट्स रिवाइज किए जा रहे हैं। जब एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी वो भूल जा रहे हैं, उनको याद ही नहीं है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो क्या ही मतलब है ना। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कभी भी आपका 300 क्रॉस ही नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है। जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन आ रहा है, तो 300, 340, 360 मार्क्स लाने के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, नोट्स नहीं। ना ही नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करो। जेनेटिक्स के, हाँ मैं मानती हूँ जेनेटिक्स एक डिफिकल्ट यूनिट है, बायोटेक डिफिकल्ट यूनिट है। अभी भी अगर कोई नोट्स बना रहा है तो लिख ले उसको शॉर्ट फॉर्म में, उसको जितना रिवीजन करने की ज़रूरत है, बट उसको नोट्स पढ़ने के लिए उसको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है अपनी, मेन टारगेट यही है, ठीक है। तो ओवरऑल लास्ट में भी मैंने जो चीज़ें बताई हैं, मैंने सिर्फ उतना ही फॉलो किया है। नोट्स, लेक्चर, वन शॉट, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, बार बार रिवीजन करना है आपको, पीवाईक्यूज, मॉक्स, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ें करनी है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका 360 स्कोर आराम से आ सकता है। अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रखिए, आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस वो रखेगा तो वो ट्रस्ट में वो सिलेक्ट हो सकता है। 40 to 50% अगर सिलेबस भी किसी का कंप्लीट है तो आराम से, बस अपने आप को थोड़ा सा पुश और करना है। 3 to 4 मंथ्स की बात है यार, हो सकता है वो 3-4 महीने बाद तुम्हारी लाइफ बहुत अलग हो जाएगी, बहुत अलग, ठीक है। तो पैनिक मत कीजिए। और ये भी चीज़ है, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है तो वेट मत कीजिए कि लास्ट में करेंगे। आपका 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, 60% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, अपने फुल सिलेबस टेस्ट को देना स्टार्ट कीजिए। पार्ट टेस्ट आप देते रहिए, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट भी दीजिए। टेस्ट देने में कोई मक्कारी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी बुक को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए आपको, क्योंकि मॉक टेस्ट ही वो क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं मॉड्यूल में, कहीं DPPs में, कहीं प्रैक्टिस बुक में मिलेंगे। बेटर है मॉक टेस्ट को कीजिए। मॉक टेस्ट की जो भी गलतियाँ हैं, मैं तो ये भी बोलूँगी, मॉक टेस्ट की जो भी गलतियाँ हैं एनसीईआरटी में लिख लीजिए। बायो के लिए एनसीईआरटी ही पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, सब वेस्ट ऑफ टाइम करने से बेहतर है कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से। बायो को सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं वो एनसीईआरटी में लिख लीजिए। लास्ट टाइम पे पता है लास्ट टाइम पे क्या पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती थी, जो मैंने साइड में लिखा था मैंने वो भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ एनसीईआरटी की जो लाइन्स थी वो पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि साइड में लिखा हुआ भी नहीं आएगा, जो एनसीईआरटी की लाइन है वही क्वेश्चन आएगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। जब एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन आ रहा है तो फिर मैं क्यों ही इतना दिमाग लगाऊँ ना कि मैं ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ। लास्ट टाइम पे मैंने सब छोड़ दिया, डायग्राम, टेबल्स और एनसीईआरटी, सिर्फ इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो 40 to 50% वाले जो भी हैं वो टेंशन मत लो, मेहनत करो, सिलेक्ट हो जाओगे यार, यू आर ऑन राइट ट्रैक, ठीक है। डोंट पैनिक, जस्ट फोकस्ड, कंसिस्टेंट। ये 3 महीने और 2025 तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें हमेशा याद रहे। तो उतनी मेहनत करो यार, और अभी सच में टाइम है, तुम लोग कर सकते हो, सब कर सकते हैं, सब ट्रस्ट में। एक चीज़ और है, कंसाइज नोट्स, कंसाइज प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और एक सेल्फ बिलीफ, इतनी सारी चीज़ें रखिए। एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी डाउट हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, आप मुझे सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगी मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, जो भी हो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 3 मंथ्स में, और जो भी शेड्यूल वाली, टाइम टेबल वाली वीडियोज़ वो मैं सब बता दूँगी, ठीक है। आए हैं प्रॉपर, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी मेरी गुरु माता है, और कुछ नहीं किया है मैंने, ठीक है। मैंने ट्रस्ट मी गाइस, मैंने अपने रिसोर्सेज को बहुत मिनिमम रखा है। मैंने कमेंट्स देखे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की वीडियोस के कि दीदी आपने कैसे किया है, 3 मंथ्स में पॉसिबल नहीं है। पता है इम्पॉसिबल वर्ड भी बोलता है, इम्पॉसिबल, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को कर रहे हो, कोई चीज़ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स के लेक्चर करना भी पॉसिबल है, मैंने किए हैं, तो पॉसिबल है चीज़ें करना, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने ऑर्गेनिक के कंप्लीट किए हैं यार, ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं किए थे, और इवन मैंने 1.5 महीने में केमिस्ट्री कंप्लीट भी की थी। तो सारी चीज़ें कर सकते हो आप, बस एक डेडिकेशन होना चाहिए अपने अंदर, एक बिलीव होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।